नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा और हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी, जिसमें हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, ये गुर भी आपको इसी शो में ही सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में अपने निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देरी के आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही आपको बता दें आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो क्वेरीज हैं उनका समाधान, उसका सॉल्यूशन अपने एक्सपर्ट से निकलवाएं। और योर मनी में आज हमारे साथ मौजूद है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर विकास पुरी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और विकास जी से हम अपने दर्शकों के पोर्टफोलियो पर निश्चित तौर पर बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आज हम अपने दर्शकों के लिए ही एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो काफ़ी आजकल लोग जानना चाह रहे हैं। उस टॉपिक के बारे में खास तौर पर अगर निवेश के विकल्प के हिसाब से देखें, छोटे निवेशकों के लिए जिसने वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदला है, SIP की हम बात करते हैं, लेकिन और अब उससे भी ज़्यादा तेज़ी से जो चर्चा हो रही है वो SWP की हो रही है, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। बाजार में जिस तरह से उतार चढ़ाव है, इस बीच हर किसी के मन में ये सवाल जाहिर तौर पर है कि रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम कैसी बनाई जाए। क्या SWP फिक्स डिपॉजिट को बेहतर विकल्प माना जा सकता है या फिर म्यूचुअल फंड से हर महीने आप स्टेबल कैश फ्लो ले सकते हैं। तो कई सारे सवाल हैं इसको लेकर और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम विकास जी से लेंगे। सर, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और अक्सर सर हम देखते हैं कि जब निवेशक सिप के जरिए कॉर्पस जुटाने में तो काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद बड़ा सवाल यही होता है कि उस कॉर्पस को स्मार्टली तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से यहीं से ही SWP का जो रोल है वो शुरू हो जाता है। तो चर्चा की शुरुआत में हम सबसे पहले तो आपसे फ़र्क समझना चाहेंगे, सिप और SWP में फ़र्क आप साफ कर दीजिए। धन्यवाद दीपाली जी अपने शो में बुलाने के लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि दीपाली देखिए, थोड़ा सा कैसा होता है कि एक न्यू टर्मिनोलॉजी आती है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई नया अजूबा आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अगर हम एक कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए लोग फिक्स डिपॉजिट्स करते थे अपने बैंक में, राइट, और रिटायरमेंट के बाद में अगर मान लीजिए किसी ने एक बड़ा कॉर्पस फिक्स डिपॉजिट में रख लिया तो उनके पास चॉइस होती थी कि मैं मंथली इंटरेस्ट ले लूं क्या। अगर मान लीजिए उनको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है एनुलाइज्ड, तो वो मंथली इंटरेस्ट भी ले सकते हैं या क्वार्टरली इंटरेस्ट ले सकते थे। अगर आपने एक बैंक में एफडी कर दी और उसका आप एक सिस्टमैटिक तरीके से मंथली या क्वार्टरली जो इंटरेस्ट ले रहे हो, वो भी एक तरह से SWP है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। नाउ म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, थोड़ा इन्वेस्टिंग के जो अभी नए तौर तरीके आ चुके हैं, चीजें थोड़ी सी इवॉल्व हो गई हैं, तो यही एक फैसिलिटी है SWP की म्यूचुअल फंड में। बट लोग थोड़ा कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि SIP और SWP को थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करते हैं। देखिए SIP क्या है? SIP है जब आप सिस्टमेटिकली अपने बैंक अकाउंट से पैसा आप निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं, पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हैं, तो कुछ सालों के बाद में आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा खासा बन जाएगा। जब वो पोर्टफोलियो बन गया, और मान लीजिए हम जनरली देखें तो SWP इज अ गुड टूल फॉर पीपल जो रिटायरमेंट की एज की तरफ आ गए हैं या रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए अच्छे टूल है। जब एक कॉर्पस बड़ा कॉर्पस बन गया, अब मुझे, क्योंकि आजकल कोई ऐसा पेंशन वाला सिस्टम नहीं होता है, तो मुझे एक रेगुलर इनफ्लो चाहिए। वो इनफ्लो आपके ही जमा किए हुए पैसे से आएगा, वो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो ये कोई अलग से ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड वाले अपनी तरफ से आपको कुछ दे रहे हैं। आपका ही जो पैसा जमा हुआ है, उसी पैसे से जो इनकम हो रही है, वो इनकम का जो हिस्सा है आप मंथली या क्वार्टरली जो भी आप चाहें वो लेते रहें सिस्टमैटिक तरीके से। बिकॉज आप डिसाइड करते हैं कि मुझे मंथली कितना अमाउंट चाहिए और मुझे मुझे कितनी अवधि के लिए चाहिए या कंटिन्यूटी में चाहिए, वो जब आप डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। बट इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, आपके सिस्टमैटिक विड्रॉल्स जो है वो आपकी इनकम से कम होने चाहिए। अगर आपने अपनी आमदनी से ज्यादा पैसे बाहर निकालना शुरू कर दिए तो आपका कॉर्पस जो है वो, या मुद्दल जिसको आप बोलते हैं, वो आपकी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल सर, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम कि अगर किसी के पास 1 या 2 करोड़ का कॉर्पस है, तो एसडब्ल्यूपी के लिए कितना, मतलब एसडब्ल्यूपी कितना होना चाहिए? खासतौर पर अगर हम निकासी की दर की बात करें तो 12% अगर हम मान लें, और वहीं दूसरी तरफ निवेश से जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो 10% से ज़्यादा हो, तो इसका कॉर्पस पर क्या असर पड़ता है? अगर आप एक साफ एग्जाम्पल देकर हमें बता सके तो। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब हम एक एग्जम्पशन लेके करेंगे। दीपाली देखिए, मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर दिया। अब वो क्योंकि 15-20 साल की जो जमा पूंजी है, आपने वो 1 करोड़ जमा कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि मैं मंथली उसका एक पैसा जो है सिस्टमेटिक विड्रॉल लूं, और मुझे किस तरीके से वो करना चाहिए। मैं एग्जम्पशन दीपाली 10% की लूंगा, क्योंकि ये मान के कि जब रिटायरमेंट हो जाती है तो उसके बाद आप बहुत ज्यादा रिस्की एसेट्स में पैसा नहीं रख सकते। तो जैसे मान लीजिए बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या इक्विटी सेविंग्स फंड, इस तरह के जब फंड्स का कॉर्पस बनता है तो वहां हम ये मान के चलते हैं कि अराउंड 10% के आसपास की अगर आपकी यील्ड आती है, तो 10% अगर आपकी कमाई है, आपको आइडियली 6% तक के आसपास का ही विड्रॉल लेना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 करोड़ का कॉर्पस है, एक साल में अगर आपकी 10% की अगर रिटर्न आती है, आपका 10 लाख की कमाई हो गई। लेकिन अगर आपने विड्रॉल लिया 6 लाख रुपए, उसको आप अगर मंथली लेते तो 50,000 रुपए मंथली हो गया। अब अगले साल क्या है कि आपने जो 6 लाख तो यूज कर लिया, लेकिन 1 करोड़ जो बचा, उसमें 1 करोड़ जो था उसमें 4 लाख आपका बच भी गया। अब आगे फर्दर वो 10% अगर ग्रो होता है तो आपका पोर्टफोलियो फर्दर ग्रो होगा। लेकिन इसमें एक चीज और है दीपाली, जो अच्छा प्रावधान है कि ऐसा नहीं है कि आपने 50,000 का विड्रॉल जो है वो कंटिन्यूटी आप अगले आने वाले 10 साल 15 साल तक ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो आपको विड्रॉल भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन पर्पज से अगर आप 5% भी अगर अपना विड्रॉल बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो किस तरीके से होगा कि यानी कि पहले साल आपका पोर्टफोलियो था 1 करोड़, आपने 50,000 रुपया महीना लिया। अगले साल आपका पोर्टफोलियो वैल्यू जो थी वो 1 करोड़ 4 लाख थी, और आपने 52,500 ले लिए क्योंकि विड्रॉल बढ़ रहा है। यूं करते करते तीसरे साल में आप 1 करोड़ 8 लाख के आसपास का आपका कॉर्पस होगा, लेकिन आपका विड्रॉल 55,000 का हो रहा है। तो आई जस्ट गिव यू द लास्ट फिगर कि अगर 10 साल तक अगर आप ये कंटिन्यू करते हो, तो सोचिए आपका 1 करोड़ का जो कॉर्पस है वो आज बढ़ के 1 करोड़ 39 लाख के आसपास या 1 करोड़ 40 लाख के आसपास हो जाएगा। और आपका मंथली विड्रॉल जो है वो जो आपने 50,000 की जर्नी शुरू की थी, वो लगभग 77,000 जो है आपका मंथली विड्रॉल हो गया। सो ये इसकी इतनी अच्छी जो खासियत है, आप देखें एसडब्ल्यूपी की। लेकिन एक डिस्क्लेमर जो आपने क्वेश्चन पूछा कि यही अगर कोई दूसरा व्यक्ति 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करके पोर्टफोलियो 10% से बढ़ रहा है, लेकिन विड्रॉल 12% से ले रहे हैं, यानी कि हर साल हर महीने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, तो 10 साल में उनका वो 1 करोड़ जो है वो रिड्यूस होते होते 17 लाख का रह जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि जब आप विड्रॉल ले रहे हैं, आपका विड्रॉल आपकी आमदनी से थोड़ा कम होना चाहिए। विड्रॉल लिमिट और रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न को आपको देखकर ही अपना स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मार्केट जिस तरह से हम देखते हैं, उतार चढ़ाव निश्चित तौर पर मार्केट में एक प्रक्रिया रहती है। खासतौर पर जब मार्केट गिर रही हो तब एसडब्ल्यूपी में क्या सेफ स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? बेयर मार्केट की बात करें तो विड्रॉल कंटिन्यू करना चाहिए या फिर पॉज कर देना चाहिए? तो कितना मार्केट रिस्क के हिसाब से इसको मॉनिटर करने की जरूरत रहती है? इसीलिए दीपाली वो जो प्रोविजन था कि आपकी आमदनी अगर 10% से बढ़ रही है, या मतलब आपका पोर्टफोलियो 10% से ग्रो हो रहा है, आप विड्रॉल 6% से लो। 4% का जो कुशन है वो इसीलिए रखा हुआ है कि कुछ साल ऐसे भी होंगे जो खराब होंगे, जहां पे 10% का पोर्टफोलियो यील्ड नहीं आएगा। वो खराब सालों में ये जो बफर क्रिएट होगा, ये बफर आपकी हेल्प करेगा, सो दैट आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट आपका जो कॉर्पस था 1 करोड़ का, वो डिप्लीट ना हो। तो ये बहुत की पॉइंट है कि खराब सालों को में जब आप विड्रॉल लेंगे, ताकि आपके विड्रॉल्स वैसे ही बने रहें या आप उसको बढ़ा भी सकें, तो वो बफर क्रिएट तभी हो पाएगा जब आपके विड्रॉल्स जो है, आपके जो इनकम या पोर्टफोलियो की जो इनकम है उससे कम होंगे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो आप एवरेज 9-10% से अगर ग्रो करता है, आप 6% के अंदर अंदर का विड्रॉल लेंगे तो आपकी पोर्टफोलियो की हाइजीन के लिए अच्छा है। और एक और पॉइंट जो है दीपाली, आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि ये बहुत टैक्स एफिशिएंट भी होता है, बिकॉज आपका कैपिटल गेन्स जो है वो 1,25,000 तक जो है अभी कैपिटल गेन एग्जाम्पशन है। तो उसके बाद का जो विड्रॉल होगा वही आपका टैक्सेबल होगा, जो आज की तारीख में अगर इक्विटी टैक्सेशन होती है तो 12.5% का ही आपको टैक्स लगता है। तो ये भी एक अच्छी एक फीचर है कि एसडब्ल्यूपी में आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है, स्पेशली उन लोगों के लिए
जिनका पोर्टफोलियो कॉर्पस बड़ा होता है और उनकी इनकम जो है वो 12 लाख के ऊपर की बन सकती है। ज़ाहिर तौर पर काफ़ी टैक्स एफिशिएंट स्कीम के तौर पर भी इसको देखा जाता है सर। काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने बताया, ख़ास तौर पर उनके लिए ये फ़ायदेमंद स्कीम मानी जाती है जो लोग अपने रिटायरमेंट के करीब हो या फिर उनको लगता है कि एक उम्र के बाद रिटायरमेंट की प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है एक फिक्स इनकम के लिए, तो वहीं पर ही इसका रोल काफ़ी अहम माना जाता है। चलिए सर, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ दार्जिलिंग से युवान प्रधान जुड़ गए हैं। युवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। क्या पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच मैम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैम जो मेरा कितना ये हो कॉर्पस हो जाएगा अगर मैं अब ये चिल्ड्रन फंड को छोड़कर बाकी सभी से, और मैम ये जानना चाह रहा था कि मैं आरडी ना करके मैं अपना ये इमरजेंसी फंड डीपीएस उसमें डीपीएस मल्टी एसेट फंड में डाल रहा हूँ। जी जी, तो ये कितना सही रहेगा? क्योंकि मैम मैं कोई लमसम अभी मिलने का कोई वो नहीं है, तो मैं आरडी नहीं करना चाह रहा था। मैं इसके थ्रू ही डीएसपी मल्टी एलोकेशन के थ्रू ही वो करना चाहता था, इमरजेंसी फंड। और तीसरा मैम कि दो फंड है मैम, एक मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, वो मेरा फेवरेट है, मैं उसे भी ऐड करना चाह रहा था, या उसकी जगह यूएस एडब्ल्यूएस का यूएस टेक्नोलॉजी पे। तो मैं 2,000 का एसआईपी स्टार्ट करना चाह रहा था। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वो करना सही होगा अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर पे, या नैस्डैक 100 पे, या इस पे? ऑल राइट युवान, आपका पोर्टफोलियो हमारे एक्सपर्ट के पास मौजूद है। और सर, जिस तरह से ये जानकारी दे रहे थे कि मंथली सिप कर रहे हैं अभी, और ये करीब 16,000 की है और पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 1 लाख तक पहुंची है। सालाना टॉपअप ये 10% का कर सकते हैं। और अच्छी बात यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो निवेश की अवधि है वो लंबी है, 21 साल तक ये निवेश जारी रखना चाहते हैं। तो तमाम सवाल जो इस वक्त ये पूछ रहे हैं सर, क्या जवाब देना चाहेंगे इन्हें आप? देखिए युवान जी, आपने एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो को बिल्ड किया है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि डीएसपी मल्टी एसेट फंड को आप इमरजेंसी फंड की तरह से बिल्ड करना चाहते हैं, तो क्या वो स्ट्रेटजी सही है? नो, आइडियली क्या होता है युवान, जो इमरजेंसी फंड होता है वो आपका हाईली लिक्विड एसेट में होना चाहिए और जहां वॉलेटिलिटी कम हो। बट अगर ये आपने कुछ समय से चला लिया है इस फंड को और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 साल में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आएगी, ऑल्दो उसके लिए बेस्ट होता है आप लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड ले लें या आप फ्लेक्सी एफडी कर लें, वो इमरजेंसी के लिए अच्छा है। बट ये डीएसपी मल्टी एसेट फंड आपके लिए, अगर इमरजेंसी फंड आप इसको एज ए इमरजेंसी फंड यूज करना चाहते हैं, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम होराइजन होना चाहिए कि आप इसका एक अच्छा सा कॉर्पस क्रिएट कर लें। तो आज की तारीख में इमीडिएटली लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी, तो शायद ये इट्स नॉट अ गुड चॉइस। बट अगर आप इसको 2-3 साल अगर निकाल लें और कॉर्पस अच्छा बन गया और गॉड विलिंगली आपको कोई इमरजेंसी नहीं पड़ी, तो फिर ऑब्वियसली एक अच्छी चॉइस हो जाती है कि आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया और आप उसमें से कभी भी जरूरत हो तो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एक तो हो गया। दूसरा, आपने बोला मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, इट्स रियली गुड फंड। और उसके सामने आपके पास 2 चॉइसेस में से एक बनाना है कि आप यूएस इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप। नाउ एक तो ये हो गया कि अभी आरबीआई की जो रिस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से वैसे भी आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के अभी कोई ऑप्शंस ओपन नहीं है। 1-2 फंड्स ओपन है बट वो सिर्फ 5,000 रुपए महीना ही लेते हैं। तो ऐसे केस में जब यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाई चल रही है, थोड़ा सा एक डर का माहौल भी है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अभी मुझे लगता है थोड़ा वेट किया जाए। यूएस मार्केट्स में एक्सपोजर डेफिनेटली लेना चाहिए, बट आज की तारीख में थोड़ा आप वेट करें और उसके बदले मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप अभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये अच्छा टाइम है जहां आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली। और आपने एक पूछा कि कितना कॉर्पस क्रिएट होगा। नाउ पोर्टफोलियो जो है वो पोटेंशियल रखता है कि 12-13% से ग्रो कर सकता है, लेकिन कैलकुलेशन समझाने के लिए हमने 12% का लिया है कि 12% की कैलकुलेशन अगर हम लेते हैं और 16 ईयर्स में आपका जो है सीएजीआर अगर 12% रहती है तो रफली 1.82 सीआर के आसपास आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। यही अगर आप 21 साल तक जर्नी कंटिन्यू रखते हैं तो सेम पोर्टफोलियो आपका जो है 4 करोड़ के आसपास हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये पोर्टफोलियो 5 करोड़ बनाना हो तो क्या करें, तो आज की तारीख में आपको जो स्टार्ट है वो आपको लगभग 22,000 से मंथली सिप से करना पड़ेगा विद 10% स्टेप अप जो आपने बोला है। बट अगेन क्योंकि टाइम होराइजन लंबा है, 16 से 21 साल तक का टाइम होराइजन है, तो अगर आप 22 से शुरू नहीं भी कर सकते, जब जब कभी आपके पास अच्छे इन्फ्लोज आए और जब जब कभी मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो टॉप अप जरूर करें।
ऑल राइट, तो आपको पोर्टफोलियो में कौन से बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है, वो सब जानकारी विकास जी की तरफ से दे दी गई है। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ अगले कॉलर नरेश कुमार राजधानी दिल्ली से जुड़ गए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका योर मनी में। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी बताएं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मैंने फंड ले रखे हैं क्या सभी अच्छे हैं या फिर एग्रीमेंट की जरूरत है? ऑल राइट, तो पोर्टफोलियो में रिव्यू करवाना चाहते हैं ये, और जो जानकारी इन्होंने हमें भेजी है ये सिप कर रहे हैं, मंथली सिप, और इसकी अगर देखा जाए तो 68,000 से ज़्यादा की मंथली सिप इनकी तरफ से की जा रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 4,03,000 के करीब पहुंच गई है, और सालाना ये 10% का टॉपअप भी कर सकते हैं। और निवेश अवधि विकास जी यहाँ पर 14 साल की इन्होंने मेंशन की है। तो अभी जो आप देख रहे हैं इनका फंड सिलेक्शन, आपको लगता है क्या ये वाजिब है? और जो ये निवेश अवधि 14 साल की रख रहे हैं, तो कितना कॉर्पस ये जुटाते हुए दिख सकते हैं इन फंड्स के जरिए? नरेश जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंड्स की अगर बात करते हैं तो एक चीज जो आप अपने सीए हैं उनसे आप जरूर ये एक बार कांटेक्ट करके देखें कि अगर आपका टैक्स जो है न्यू रिजीम के हिसाब से अगर आप फाइल करते हैं तो आपको ईएलएसएस फंड्स की जरूरत नहीं है। तो उसके कारण क्या हुआ, मैंने देखा कि आपके पोर्टफोलियो में काफी सारे फंड जो है 9 फंड के आसपास आपके जो जमा हो गए हैं। नाउ पॉइंट इज कि अगर आपके पास में टैक्स सेवर फंड का अब रिक्वायरमेंट नहीं है तो जैसे जैसे ये 3-3 साल पूरे होते जाएं वैसे वैसे जो है आप अपना जो फंड्स है उसको मर्ज कर दें एग्जिस्टिंग फंड में। तो फॉर एग्जांपल मेरे एसेट का जो टैक्स सेवर है उसको आप मेरे के लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है उसमें आप मर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एचएसबीसी का आपका एक टैक्स सेवर फंड है। तो एचएसबीसी का जो टैक्स सेवर फंड है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो मर्ज कर सकते हैं। और पर ये जरूर देखिएगा कि आपकी जो है 3 साल उसमें कंप्लीट हो जाए, बिकॉज देर इज ए लॉक इन। तो ये 2 चेंजेस हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने जो अभी करंट 16,000 के आसपास का आप एसआईपी कर रहे हैं विद 10% स्टेप अप, अगर मैं अगेन 12% के आसपास की ग्रोथ रेट लेता हूं तो लगभग 1,14,00,000 के आसपास आपका जो है कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हम लोग और भी पोर्टफोलियो पर बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द वापस लौटेंगे, आप देखते रहिए योर मनी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। योर मनी एक ऐसा शो है जिसमें मिलते हैं आपके निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब, और हमारे एक्सपर्ट लगातार शो में हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, अब कुछ एसएमएस ले लेते हैं। एसएमएस के जरिए जिन दर्शकों ने अपना पोर्टफोलियो हम तक भेजा है उस पर अब हम बातचीत करते हैं। संजय कुमार जी हैं, इन्होंने हमें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये मंथली सिप कर रहे हैं 50,000 की, सालाना स्टेप अप 10% का इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, और निवेश की अवधि भी 10 साल की है। इनके जो सवाल है वो मैं आपके सामने एक बार रख देती हूँ। डिटेल्स पोर्टफोलियो के आपके पास मौजूद ही है। ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो इनका फंड सिलेक्शन है 10 साल में, चूंकि इनकी अवधि इन्होंने तय की है, तो कितना कॉर्पस ये हासिल कर लेंगे, और 10 साल पूरा होने के बाद क्या अगले 5 साल तक कॉर्पस को होल्ड करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी जानना चाह रहे हैं एसडब्ल्यूपी, जिस पर हमने चर्चा भी की है विस्तार से शो के शुरुआत में, क्या ये 15 साल के बाद एसडब्ल्यूपी की प्लानिंग करें, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि 15 साल बाद इनकी जो मंथली इनकम हो वो 1 लाख तक फिक्स हो जाए। तो कई सारे इनके सवाल हैं सर, बताएं। देखिए दीपाली, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है संजय जी का, तो मैं उसमें कोई भी चेंजेस रिकमेंड नहीं करूंगा। ही शुड कंटिन्यू एंड होल्ड हिज फंड्स। और 10 साल का टाइम होराइजन है, 10% का ये स्टेप अप करेंगे। अगर 50,000 का ये मंथली सिप कर रहे हैं विद 10% स्टेप अप, और एग्जम्पशन हम करते हैं कि अगर 12% के यील्ड से पोर्टफोलियो बढ़ता है तो रफली 1.64 करोड़ के आसपास की इनकी जो किटी क्रिएट होगी 10 साल में। और उसके बाद ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि शायद ये उसके बाद नया पैसा नहीं डालेंगे मंथली सिप का, लेकिन जो कॉर्पस क्रिएट हुआ उसी को आगे बढ़ने देंगे। तो अगले 5 साल में सेम अगर 12% की सीएजीआर लेते हैं तो रफली 2.9 करोड़ के आसपास जो है इनका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा।
अब यहाँ से क्योंकि अब इनका SWP का टाइम आ जाएगा और हमने अभी चर्चा भी की इसमें दीपाली, तो अब यहाँ इनको क्या करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो को थोड़ा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जैसे अपने पोर्टफोलियो में इनको बैलेंस एडवांटेज फंड हो गए, मल्टी एसेट फंड हो गए, इक्विटी सेविंग्स फंड हो गए, इक्विटी हाइब्रिड फंड हो गए, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, ये जो फंड्स का यूनिवर्स है ये इनका पोर्टफोलियो होना चाहिए अब SWP के लिए, क्योंकि अब ये उतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं कि जो प्योर इक्विटी फंड्स में रिस्क हो सकता है। अब यहां हम ये मान के चलते हैं कि इनकी पोर्टफोलियो की यील्ड जो है वो रफली 9 to 10% जो हमने कैलकुलेशन किया कि वही अगर यील्ड आती है पोर्टफोलियो की, तो एज अ थंब रूल तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक आइडियल जो है वो है कि 6% अगर आप एनुअलाइज विड्रॉल लेते हैं तो आपका रफली 2.9 CR का जो पोर्टफोलियो बना था 17.4 लाख एनुअली आप ले सकते हैं, विच इज रफली 1,45,000 मंथली। रिक्वायरमेंट इनकी 1 लाख की है, तो बहुत कंफर्टेबली 1 लाख रुपया महीना तो ये बहुत इजीली ले सकते हैं। और हमने अपने एजम्पशन में ये दिखाया भी था कि क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपको अपना जो मंथली विड्रॉल है उसका भी अमाउंट आपको बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट 5-6% आप इजीली बढ़ा सकते हैं। वो स्कोप इनके पास बहुत अच्छा है, बिकॉज 1 लाख का भी अगर बेस है और 1,45,000 तक ये इजीली निकाल सकते हैं, तो आई थिंक इनके पास एक बहुत अच्छी बैंडविड्थ रहेगी जहां पे ये अपना मंथली जो इनफ्लो है ये SWP बढ़ा भी सकते हैं। चलिए, बढ़िया पोर्टफोलियो नजर आ रहा है और जिस तरह से जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं और विकास जी ने बताया कि आप आसानी से उसको अचीव कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ अमित घोष उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास आई एम 68-year-old couple and I have an equity corpus at the moment of 1 crore plus and hybrid corpus of about 70 lakhs. Apart from this, I have an FD of about 40 lakhs, cash of about 40-50 lakhs and PPF of about 60 lakhs. So I want to find out if at the current expense of 1 lakh per month, how long will the corpus last and what will remain of it after 27 years? ऑल राइट। तो सर, काफ़ी इन्होंने निवेश अच्छा किया हुआ है, अलग अलग हम एसेट्स में देख रहे हैं। मंथली से भी अभी भी 50,000 की कर रहे हैं, 68 साल इनकी उम्र है। इक्विटी वैल्यू जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया 1 CR प्लस तक पहुंच गई है। वहीं हाइब्रिड इक्विटी की बात करें तो ये 70 लाख से ज़्यादा की है और लमसम इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने अलग अलग स्कीम्स में किया हुआ है। तो फिक्स इनकम के लिए अभी जो इनका सिलेक्शन है, कई सारे फंड्स इनके पोर्टफोलियो में हम देख पा रहे हैं, क्या सलाह रहेगी सर आपकी तरफ से? 2-3 ऑब्जर्वेशन थे घोष जी। एक तो आपने 17 स्कीम्स लिए हुए हैं, ये बहुत ज्यादा है टू मैनेज अ पोर्टफोलियो, और स्पेशली जब आप एक जो है अब एक ऐसा समय पे है जहां पे आपको थोड़ा अपना पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना चाहिए। तो थोड़ी सी रीस्ट्रक्चरिंग मैं सजेस्ट करूंगा, और डेफिनेटली आपको अपना टैक्स लायबिलिटी भी देखना पड़ेगा, एग्जिट लोड देखने पड़ेंगे। तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए कि जहां मिनिमम टू मिनिमम आपका कोई टैक्स लायबिलिटी आए उसके हिसाब से कुछ चीजें आपको सजेस्ट करूंगा। जैसे आप कुछ फंड्स को मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ICICI लार्ज कैप जो है, ICICI लार्ज एंड मिड कैप के साथ आप मर्ज कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप को निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के साथ आप मर्ज कर सकते हैं। आप UTI निफ्टी 50 से एग्जिट भी कर देंगे तो आपको कोई पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत नुकसान नहीं होगा, बिकॉज 50 स्टॉक की बास्केट है। आपके बाकी के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन सब में वो ये 50 स्टॉक का एक्सपोजर ऑलरेडी होगा, तो इट इज अ ओवरलैप, तो यू कैन अवॉइड दैट ओवरलैप। आप जो है अपना जो SBI का कॉन्ट्रा फंड है उसका आप सिप अमाउंट बढ़ा दीजिए। बंधन के स्मॉल कैप को अभी आप फिलहाल बंद करिए। स्मॉल कैप कैटेगरी में इट इज अ गुड फंड, बट आप बंधन स्मॉल कैप और बंधन लार्ज एंड मिड कैप ये जो है ये दोनों को बंद करके आप जो है SBI कॉन्ट्रा का जो है सिप अमाउंट आप बढ़ा दीजिए। HDFC बैलेंस एडवांटेज और ICICI बैलेंस एडवांटेज में, क्योंकि ICICI हैज अ लार्जर कॉर्पस, तो HDFC बैलेंस एडवांटेज को आप मर्ज कर दीजिए। और निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट को जो है वो आप ICICI प्रू मल्टी एसेट के साथ मर्ज करें। पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। जो आपका कैश पड़ा हुआ है वो बैंक में आपको 2-2.5% 3% जो भी होगा वो इंटरेस्ट अर्निंग होगी, इसको आप बेटर करिए। तो आर्बिट्राज कैटेगरी एक होती है, आप उसमें वो पैसा रख दीजिए। हाईली लिक्विड फंड होता है, आपको जो यील्ड है वो 5.5-6% के आसपास की यील्ड आ जाएगी, और पैसा भी आप जो है इजीली अपनी विल एंड विश पे विड्रॉ कर सकते हैं।
तो ये कुछ चेंजेस करें। पीपीएफ में आप कंटिन्यू रखें, इवन एफडी में आपने पैसा रखा तो कंटिन्यू रखें, बिकॉज आपको कभी इमरजेंसी पड़े तो वो आप यूज कर सकते हैं। बट कैश होल्डिंग वाला जो हमने बताया वो आप कर दीजिए। नाउ एज फार एज एसडब्ल्यूपी इज कंसर्न, आपके इतने अच्छे पोर्टफोलियो पे 1 लाख इज अ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल अमाउंट आप ले सकते हैं। आपका कॉर्पस डिप्लीट होगा ही नहीं बल्कि और बढ़ेगा। इनफैक्ट इफ आई टेक अ 10% CAGR ऑफ योर पोर्टफोलियो, नेक्स्ट 5 ईयर में आपका यही पोर्टफोलियो 5.6 करोड़ के आसपास जो है वो बन सकता है। और आपका जो SWP है वो आप एज हाई एज 33 लाख का भी अगर आप साल का लेते हैं एट 6% जो आज हम बात कर रहे हैं, तो आपका मतलब लगभग 2.5-3 लाख रुपए आप कंफर्टेबली अपने पोर्टफोलियो से विड्रॉ कर सकते हैं। पोर्टफोलियो डिप्लीट नहीं बल्कि पोर्टफोलियो के चांसेस है कि वो और बढ़ेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिस तरह से सर ने बताया कि कौन से फंड्स हैं जिन्हें आप मर्ज कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये कुछ बदलाव अगर आप करेंगे तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपके सामने ज़रूर पेश हो जाएगा। चलिए, वक्त यहाँ पर कम ही बचा है सर, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे आपके टॉप 4 फंड्स। जी, सो दीपाली, अगर कोई नया पोर्टफोलियो शुरू करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रिस्ट्रक्चर किया जाए, तो ये 4 स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगा। आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप फंड, ये कोर फंड्स होते हैं। हर किसी के पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप होना ही चाहिए। अब बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड किया जा सकता है और एक और मिड कैप फंड सजेस्ट करूंगा, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। प्योर स्मॉल कैप इसमें सजेस्ट नहीं किया क्योंकि प्योर स्मॉल कैप की जगह पे आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड से भी मिल जाएगा। ऑल राइट सर, वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए, और साथ ही हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप अपनी क्वेरीज आप हमें भेजते रहें और हमारी कोशिश यही रहती है कि अपने शो के जरिए आपकी उन क्वेरीज का सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचा सके। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।